हेडिंग डालो चलो, संघट। हो गया संघट। संघट किसको कहते हैं? देखो, दो वस्तुओं के बीच होने वाली ऐसी अंतर क्रिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, दो वस्तु या दो पिंड, वहां वही टक्कर है, दो वस्तु टकराएगा, वही संघट है हम लोग का। लेकिन भौतिक में इसको थोड़ा सा, शब्दों को थोड़ा सा गड़बड़वाया है, गड़बड़वाया नहीं है, मतलब अपने लैंग्वेज में जमाया है। इसमें क्या कहता है, जब दो वस्तुएं अल्प समय के लिए टकराती हैं तो उनके बीच एक ऐसी पारस्परिक अंतर क्रिया होती है ना। पारस्परिक अंतर क्रिया मतलब, समझ रहे हो? हाँ, उनके बीच जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, वस्तु की स्थिति, गतिज ऊर्जा सब बदल जाती है ना। जैसे किसी के बीच क्रिया होता है तो उसका चाल बदल जाता है कहते हैं ना, डिस्टेंस। बस वही समझो, जब जब दो वस्तुएं या दो पिंड आपस में टकराती है तो उनके अल्प समय के लिए टकराते हैं तो उनके बीच एक पारस्परिक अंतर क्रिया होता है जिससे वस्तु की स्थिति और संवेग, है ना, या गतिज ऊर्जा और संवेग बदल जाती है। यह घटना हम लोग का क्या कहलाता है? संघट कहलाता है। ठीक, तो संघट लिखे हो, उसी में लिखो आगे, चलो मैं बोलते जा रहा हूं। जब दो वस्तुओं के बीच जब दो वस्तुओं के बीच अल्प समय के लिए पारस्परिक, लिखवाऊंगा, समझोगे? पारस्परिक अंतर क्रिया, अंतर क्रिया है, अंतर क्रिया होती है, होती है जिससे वस्तु की ऊर्जा व संवेग परिवर्तन हो जाती है, जिससे वस्तु की ऊर्जा व संवेग परिवर्तन हो जाती है। किस वस्तु की ऊर्जा या संवेग में परिवर्तन हो जाता है या हो जाती है। हो गया, यह घटना संघट कहलाता है या कहलाती है, जो भी लिखो। बजाई दारिज करा। दिल्ली। हाँ, यह किया हम लोग का क्या कहलाता है? संघट कहलाता है। देखो, संघट का 3 प्रकार होता है हम लोग का, है ना। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। देखो, संघट में हम लोग का 3 प्रकार है। संघट हम लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है, समझना, प्रत्याश संघट। दूसरा होता है अप्रत्याश संघट। और तीसरा होता है पूर्ण प्रत्याश संघट। इसको इसको एक विमीय प्रत्याश संघट भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो प्रत्याश संघट, अप्रत्याश संघट और पूर्णतः, सॉरी, पूर्णतः अप्रत्याश है। रुको, पहले लिख दे रहा हूं फिर समझना, है ना। पूर्णतः क्या होता है? पूर्ण या पूर्णतः कर दो, बस लो। पूर्णतः अप्रत्याश संघट, 3 प्रकार का संघट होता है। प्रत्याश संघट किसको कहते हैं? ऐसा संघट जिसमें वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग
दोनों संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ संघट क्या है? ऐसा संघट जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों क्या होता है? संरक्षित रहता है ना। जैसे दो अणुओं का आपस में टकराना, है ना। हाँ, उदाहरण ले लो, दो अणुओं का आपस में टक्कर, दो अणुओं का आपस में क्या? टक्कर। ये कैसा है? प्रत्यास्थ संघट है। क्यों? क्योंकि इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। दो अणु के टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा, मतलब गतिज ऊर्जा बदलेगा नहीं, क्योंकि दो अणु टकरा रहे हैं तो जो का त्यों ही रहेगा। वो उसको टक्कर मारेगा, वो उसको टक्कर मारेगा, और उधर से टक्कर मार के इधर जाएगा, इधर से टक्कर मार के उधर, है ना। और गतिज ऊर्जा ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, इधर से टकरा के उधर जा रहा है ना। अच्छा, दूसरा चीज अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट कहने का मतलब क्या है ना। इसमें उदाहरण ले लो, वाहनों का टक्कर, वाहनों की टक्कर, है ना। वाहनों की टक्कर में क्या होता है? इसमें जो है, देखो अप्रत्यास्थ संघट होता क्या है, इसमें तुम्हारा संवेग संरक्षित रहेगा। इसमें हम लोग का संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो पाता। गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? बदल जाता है। बदलता कैसे है? दो वाहन आ रहे हैं, जोर से टक्कर मारे, तो टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो संवेग संरक्षित हुआ। लेकिन जब दो वस्तु टकराते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो पाती, क्योंकि जब टक्कर होता है तो गतिज ऊर्जा टकराया और गतिज ऊर्जा वहां पर रुक जाता है, क्योंकि गाड़ी रुक गया, और उसके बाद ध्वनि निकल रहा है ना। विस्फोट हो गया तो प्रकाश निकल रहा है, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण तो हो रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो पाया, क्योंकि टकराने के बाद तो दोनों गाड़ी रुकेगा, है ना, या दोनों में से कोई एक गाड़ी रुकेगा, एक चलेगा, है ना। तो उसमें हम लोग का क्या होता है? गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित नहीं हो पाता, संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा बदल जाता है। ठीक, जैसे वाहनों की टक्कर, है ना। और तीसरा होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग का गतिज ऊर्जा, इसमें शायद, हाँ, इसमें भी गतिज ऊर्जा बदलता है। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है? बदलता है, और संवेग जो है ये कैसा होता है? संरक्षित होता है। जैसे ऐसे समझो, दो वस्तुएं चिपक के एक साथ चले, मतलब जैसे एक m द्रव्यमान का वस्तु है, दूसरा m1 और m2 द्रव्यमान का दो वस्तु है, दोनों आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं, और दोनों चिपक के एक ही वेग से क्या करते हैं? आगे की ओर गति करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बंदूक से गोली मारोगे तो जैसे लकड़ी का कुछ टुकड़ा है ना, या धातु का कुछ टुकड़ा है, उसमें गोली मारोगे तो गोली जाके क्या होता है? उस धातु के टुकड़े में ऐसे चिपक जाता है, और उस धातु के टुकड़े को साथ लेकर वो चलता है। मतलब गोली का टुकड़ा उस धातु में या लकड़ी में फंस गया, और उसके बाद उस लकड़ी या धातु को लेकर के आगे बढ़ा। मतलब दो वस्तुएं आपस में टकराई, कौन कौन सी? गोली और क्या? लकड़ी या धातु का टुकड़ा, और दोनों टकराने के बाद गोली उसमें फंस गई, मतलब दोनों चिपक गए और दोनों एक साथ गति किए। तो उसमें हम लोग का संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि लकड़ी स्थिर थी, अब लकड़ी भी क्या हो गई? साथ में गति कर रही है, लकड़ी या वस्तु। ठीक, तो ये होता है हम लोग का क्या? संघट के तीन प्रकार, जिसमें हम लोग प्रत्यास्थ पढ़ेंगे, अप्रत्यास्थ पढ़ेंगे, है ना। पूर्णतः प्रत्यास्थ हम लोग का नहीं आता, या कभी कभी दे भी देता है किसी किसी स्कूल में, तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। प्रत्यास्थ संघट बता दू, किसका? इसका वही तो बताया ना। कभी कभी गोली को लकड़ी में मारोगे ना, तो लकड़ी भी साथ में गति करता है, गोली फंस जाएगा लकड़ी में, और गोली और लकड़ी दोनों साथ में गति करते हैं। वैसा भी उदाहरण है ही नहीं जिसमें हम लोग ये बता सकें कि दोनों साथ में चलेगा, तो हम लोग मान के चलते हैं होता भी है, और गोली मारोगे कभी कभी तो फंस जाता है ना। हाँ, जैसे इस चीज को देखना ना, आदमी को गोली मारोगे तो कभी कभी कोई आदमी पीछे फेंकाता है ना, गोली लगता है तो क्या हुआ? आदमी स्थिर था, गोली आया उसके लगा सीने में, और गोली अंदर घुस गया। अब गोली के गतिज ऊर्जा के कारण आदमी भी कहां जा रहा है? पीछे की ओर गिर रहा है, तो अब दोनों गति कर रहा है, मान के चलो। तो वो हम लोग का हो गया पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। इसको नोट करो। या चलती हुई ट्राली से अगर कोई व्यक्ति कूदता है, वो भी है हम लोग का, है ना। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, पूर्ण मार्गोली।
एक विमी प्रत्यास्थ संघट, है ना, चीजों को ठोकेंगे और आगे भेजेंगे, है ना। अच्छा देखो, कल कल कहता हूं, जैसे मैं बताया था एक विमीय पूर्ण प्रत्याश, एक विमीय सॉरी प्रत्याश संगठन में मैं क्या बताया था अभी, वो निकाय की जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, गतिज ऊर्जा नियत होती है, और संवेग भी क्या होता है, नियत होता है। दोनों नियत होता है, कहने का मतलब टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद दोनों का हम लोग क्या देखेंगे, नियत देखेंगे, है ना। तो बताया था प्रत्याश संगठन में क्या संवेग नियत होता है और गतिज ऊर्जा नियत होती है। तो पहले संवेग के लिए निकालेंगे, टक्कर के पूर्व पहली वस्तु का संवेग, टक्कर के बाद पहली वस्तु का संवेग, या टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग। उसके बाद गतिज ऊर्जा निकालेंगे, टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद दोनों को बराबर करेंगे, बस वही दो काम करना है ना। बस दिमाग में ये रखो कि प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा नियत होती है, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और हम लोग का संवेग भी क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक, तो मान लो हमारे पास एक पिंड, दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान क्या मान लिए, m1, और एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान क्या मान लिए, m2। मान लो इस वस्तु का वेग क्या है, u1 है, और इस वस्तु का वेग क्या है, u2 है ना। दो वस्तुएं हैं m1 और m2 द्रव्यमान की, जिसका प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 और क्या है, u2 है। ये हम लोग का है टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व, टक्कर कह सकते हो या संघट कह सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो है ना, टक्कर के पूर्व है। अब हम लोग देखेंगे मान के चलते हैं कुछ समय बाद दोनों में टक्कर होता है ना, संघट होता है, और दोनों टकराते हैं। दोनों आराम से u1 और u2 वेग से चल रहे थे, दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों का वेग बदल गया। द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये m1 द्रव्यमान का है और ये क्या है, m2 द्रव्यमान का। लेकिन टकराने के बाद दोनों का वेग बदल गया, इसका वेग u1 से क्या हो गया, v1 हो गया, और इसका वेग अंतिम वेग क्या हो गया, v2 हो गया। और ये हम लोग का टक्कर के क्या है, बाद है। और दोनों के बीच में क्या हुआ, संघट हुआ। यहां पर समझे पूरा नियम क्या है। दो वस्तुएं थी जिनका द्रव्यमान m1 और m2, जिनका प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 और क्या था, u2 था। दोनों अपना चल रहे थे अपने गति से, कुछ समय बाद दोनों में टक्कर हुआ, संघट, और संघट होने के बाद एक दूसरे से टकराते हैं तो गति चेंज हो जाता है। मान लेते हैं द्रव्यमान तो सेम रहेगा, किसी साइकिल वाले को एक लात मार दोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा थोड़ी, हाँ उसका गति चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही इन दोनों में टक्कर हुआ तो इनका द्रव्यमान तो सेम था m1 m2, लेकिन गति अब चेंज होकर क्या हो गया, अंतिम वेग v1 और क्या हो गया, v2 हो गया। समझे इतना। इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। चलो चलो माना फलाना लिखो इसी में अब, है ना। चलो माना लिखवाता हूं। माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तु या पिंड जो भी कह सकते हो, m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तु क्रमशः u1 व u2 वेग से, सब छोटा u1 रहेगा ना, u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है। एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है। तब तो अलग अलग दिशा में रहेगा तो फिर गड़बड़ाएगा। एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है। कुछ समय बाद, पूर्ण विराम करने के बाद लिखना, कुछ समय बाद दोनों में संघट होता है। टक्कर मत लिखना, संघट लिखना वहां पर शब्दों पर। कुछ समय बाद दोनों में संघट होता है, जिससे उनका अंतिम वेग, जिससे उनका अंतिम वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है, v1 तथा v2 हो जाता है।
ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग का देखो, चूंकि यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अब देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखो, संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग का क्या है, टक्कर के पूर्व संवेग, टक्कर के पूर्व कुल संवेग बराबर होगा किसके, हाँ, टक्कर के बाद कुल संवेग। और सबको पता है संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। हो गया। तो इसी में देखो, टक्कर के पूर्व कुल संवेग, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों का देखोगे। पहली वस्तु का संवेग कितना होगा, द्रव्यमान m1 और वेग क्या है u1, प्लस दूसरी वस्तु के लिए क्या होगा, द्रव्यमान m2 और वेग क्या होगा u2। समझे, बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणित वेग करो, तो m1 v1 और प्लस क्या हो जाएगा m2 v2। समझे, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें जो m1 वाला है इसको एक साइड करेंगे और m2 वाले को एक साइड करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर m1 u1 इसको लेके आते हैं इधर, तो माइनस में हो जाएगा m1 क्या v1 होगा। द्रव्यमान को एक साइड करते हैं, m1 वाले को और m2 वाले को एक साइड। इधर हम लोग का क्या बचेगा, m2 v2 माइनस में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 u2। बुक से थोड़ा सा हट के बता रहा हूं क्योंकि बुक में भाग देने वाला है, हम लोग भाग वाला चोतला नहीं करेंगे, हम लोग सीधा ले आएंगे। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से m1 को कॉमन निकाल देते हैं बाहर, तो बचेगा u1 माइनस v1। यहां से हम लोग क्या करते हैं, m2 को बाहर निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या v2 माइनस u2, बचा इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस m2 को इधर ले आओ, बटा में आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर, इधर क्या है v2 माइनस u2 बटे, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा u1 माइनस v1 होगा। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, एक। क्लियर हुआ इतना चीज, है ना। बस संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे, टक्कर के पूर्व कुल संवेग टक्कर के बाद संवेग के बराबर होता है ना। फिर दोनों को रखोगे और द्रव्यमान वाले को एक साइड करोगे, m1 वाले को एक साइड और m2 वाले को एक साइड, दोनों में से कॉमन निकालोगे, m1 बटे m2 करोगे, है ना। तो m1 बटे m2 करोगे, जो भी आएगा उसको समीकरण एक मानेंगे। अब मैं बताया था कि प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, और गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित रहती है। मतलब टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा दोनों भी बराबर होगा उसमें। तो अब उसको लेके आएंगे, तो उसको लेके आ जाओ। तो अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर के पूर्व वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद वस्तु के कुल गतिज ऊर्जा, है ना, तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो यहीं पर, चूंकि प्रत्यास्थ संघट में वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। अतः सीधा हम लोग लाएंगे टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो अतः हम लोग करेंगे टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग का क्या होगा, हाँ, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। ठीक,
टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो दोनों का हम लोग रख देंगे, टक्कर के पूर्व टक्कर के बाद। टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, तो हम लोग का सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv² होता है। द्रव्यमान और वेग, जो भी वेग रहेगा उसका वर्ग चढ़ाएंगे हम लोग, है ना। तो इसका देख लो, इसके लिए तो 1/2 m1 और वेग क्या है u1 और स्क्वायर होगा, प्लस इसके लिए निकालेंगे तो 1/2 m2 u2 का स्क्वायर होगा। इसके लिए देखो अब टक्कर के बाद तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर इसके लिए, और प्लस इसके लिए निकालेंगे तो 1/2 m1 v2 स्क्वायर। वहां तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ, v2 स्क्वायर। ठीक हो गया, समझे इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सब में से 1/2 कॉमन निकल के कट जाएगा हमारे लिए, तो हमारे पास बचेगा क्या, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर और प्लस m2, सॉरी ये m2 है ना, m2 v2 स्क्वायर। हो गया। फिर वही प्रोसेस करोगे, जैसे यहां पर m1 m1 को एक साइड किए थे, m2 m2 को एक साइड किए थे ना, यहां भी वही करेंगे, m1 m1 को एक साइड और m2 m2 को एक साइड। तो m1 u1 इधर हो जाएगा, ये तो इधर ही है, इसको ले आओ इधर, तो माइनस में m1 v1 का स्क्वायर बराबर, इसको देख लो यहां पर है m2 v2 का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ माइनस में m2 u2 का स्क्वायर। हो गया। अब फिर करेंगे सेम ऐसी प्रोसेस, सब में से m1 m2 कॉमन निकालोगे और उसके बाद m1/m2 करोगे तो एक और समीकरण प्राप्त होगा, फिर तुलना कर देंगे दोनों का। अब देखो यहां पर से m1 हम लोग का निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इधर से देखो दोनों में से m2 बाहर निकाल दोगे तो यहां बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। m1/m2 कर दो तो m1 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m2 बराबर, इधर क्या है हम लोग का v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर बटे, ये इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे तो m1/m2 दोनों का इधर बराबर है, तो दोनों का उधर भी बराबर होगा ये दोनों, और इसी को बराबर करके हमको हल करना है। ठीक, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो इसी में समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, तुलना। या ब्रो, मैं बड़े थे छोटे। समीकरण 1 और 2 से देखो, अब चुपचाप रही है, लाली लिखा के मतलब लिखा के। समीकरण 1 और 2 से क्या क्या हो रहा है देखो, m1 m2 दोनों बराबर है, ई पार के दोनों बराबर है तो ऊ पार के बराबर हुई, ये वाला। अरे तो ये उससे क्या मतलब, ये दोनों बराबर तो वो दोनों बराबर, सीधी बात, नो बकवास, है ना। v2 माइनस u2 बटे हो जाएगा u1 माइनस v1, और उधर हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर बटे u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। देखो सेम सेम है हम लोग का, बस वर्ग है, एक अंतर यही है, बाकी तो जो चर राशि है वो सेम सेम है ना। अब देखो इसमें हम लोग v2 माइनस u2 बटे u1 माइनस v1, अब ये तुम लोग को दिख रहा है एक तो चीज, समीकरण वाला सर्व समीका a माइनस बी का होल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 और हो जाएगा v2 प्लस u2 बटे, ये वाला भी होगा u1 माइनस v1 बटे u1 प्लस v1 होगा। इतना चीज समझे। अब देखो यहां से देखो, इसको यहां पक्षांतर करोगे तो ये ऊपर आएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से काट देंगे पूरा, खुचुक 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 खुचुक, है ना। तो यहां तो ये मनी बाची से हो, इधर कुछ नहीं मतलब एक बचा, तो यहां पर एक बराबर इतना करोगे ना, फिर उसको पक्षांतर कर दो सीधा, तो इसको यहां लाओगे तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। ये ब्रो, ये हो गया। इतना चीज समझे। अब यहां से हमको एक पता चल रहा है
कि पहली वस्तु का कुल वेग जो है वो दूसरी वस्तु के कुल वेग के क्या है, बराबर है। पहली वस्तु का कुल वेग कहने का मतलब चाहे टक्कर से पहले हो या टक्कर के बाद हो, पहली वस्तु का कुल वेग, बात खत्म। पहली वस्तु का कुल वेग कितना है, u1, और यहां क्या है v1, तो दोनों जुड़ गया। और उसके बाद दूसरी वस्तु का कुल वेग, दूसरी वस्तु कुल वेग u2 और v2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली वस्तु का कुल वेग बराबर, हाँ, दूसरी वस्तु का कुल वेग। क्लियर हो गया इतना चीज, है ना। ये कर सकते हो या इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, और वी वाले को एक साइड, यू वाले को एक साइड करोगे तब भी हो जाएगा हम लोग, मतलब प्रारंभिक वेग वाले को एक साइड और अंतिम वेग वाले को एक साइड ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा। बुक में ठो ऐसे भी दिया है, तो तुम लोग यहां तक लाओगे तब भी हम लोग का क्या है, सही है। ठीक, समझ गए। मतलब संघट के पूर्व वस्तु का कुल वेग, सॉरी संघट के पूर्व कहता हूं, पहली वस्तु का कुल वेग और दूसरी वस्तु का कुल वेग दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए इतना, बस। टक्कर के पूर्व, ठीक, दोनों वस्तुएं आराम से चल रही थी, कुछ कंडीशन ऐसा आया जब दोनों वस्तुएं आपस में टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों वस्तुएं चिपक कर चलने लगी एक साथ। इनके बीच क्या हुआ, टक्कर हुआ, और टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो गई, चिपक गई। चिपक गई कहने का मतलब अब दोनों को एक बना दूं, अब क्योंकि चिपक के एक हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है वो गोल बने, टकराने के बाद कैसे भी आकृति हो सकता है ना। तो दोनों चिपक गई, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया, अब एक बराबर हो गया। और देखो ऐसे था, समझो, ये वस्तु था m1 m2 द्रव्यमान का, जिसका वेग u1 और u2 था, दोनों जा रही थी, कुछ समय बाद आया, दोनों टकराई, और टकराने के बाद दोनों एक वेग से क्या हो गई, चली गई। अब दोनों टकराने के बाद जुड़ गई हैं, तो दोनों का वेग अब समान होगा। ऐसा थोड़ी है कि इसका वेग ज्यादा इसका वेग कम होगा। टकराने के बाद दोनों का वेग क्या हो जाता है, एक बराबर हो गया, क्योंकि दोनों चिपक गई हैं। तो दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो गया, और टकराने के बाद दोनों एक समान वेग v से क्या होने लगी, वो मतलब एक नियत वेग v से क्या करने लगी, गति करने लगी। समान वेग नहीं कहेंगे, एक नियत वेग से क्या करने लगी, गति करने लगी। ठीक, ये टक्कर के पूर्व था, और ये क्या है, टक्कर के क्या है, बाद है। समझे इतना चीज, ठीक। फिर समझो, माना दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 व उनका प्रारंभिक वेग क्या था, u1 और u2 था। दोनों वस्तुएं आराम से गति कर रही थी। एक कंडीशन ऐसा है जब दोनों वस्तुओं के बीच में संघर्ष हुआ, मतलब टकराव हुआ, और टकराव के बाद दोनों वस्तुएं चिपक गई, और चिपक कर दोनों एक साथ चलने लगी एक नियत वेग से, है ना। तो टकराई है और टकराने के बाद चिपक गई है, मतलब दोनों वस्तु का द्रव्यमान अब एक हो गया। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 प्लस क्या हो गया, m2, और दोनों एक वेग से, v वेग से, हाँ आ जाओ, एक v वेग से क्या होने लगे, गति करने लगे। समझे इस चीज को। तो चलिए इतना में आप लोग चित्र बनाइए, और उसके बाद फिर इसका माना फलाना, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चित्र को बनाओ, चलो, हो गया। चलो लिखो, माना दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2, जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 हो गया, वह प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 व u2 से गतिमान है,
आए क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है, और इनका गतिमान का दिशा कैसा होगा, ये एक ही दिशा में होंगे, तब तो टकराएंगे। पता चला एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो ओका बबल टकरा ही ऐसे में है, नहीं टकराएगा, तो एक ही दिशा में रहेंगे तभी। कभी कभी कई लोग ऐसे भी लिखवा देते हैं u1 व u2 के साथ एक ही दिशा में गतिमान है, कहने का सेंस ही वही है, जब हम लोग का संघट हो रहा है तो एक ही दिशा में चलेगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम लोग तो चित्र में दिखा दिए संघट होना है तो मतलब सीधी बात है एक ही दिशा में चलेगी, नहीं दोगे डायरेक्शन तब भी चल जाएगा हम लोग का, है ना। पूर्ण विराम करो। कुछ समय बाद दोनों में संघट होता है, कुछ समय बाद दोनों में संघट होता है, जिससे कुछ समय बाद दोनों में संघट होता है, जिससे वस्तु लिखे हो ना, जिससे दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं, जिससे दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं और v वेग से गति करने लगती हैं, और v वेग से गति करने लगती हैं। और v वेग से गति करने लगती हैं। हो गया। अब v वेग से गति कर रहा है तो समझो, टक्कर होने के बाद दोनों v वेग से, अच्छा ये अप्रत्यास्थ संघट है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे प्रत्यास्थ संघट में क्या होता था, गतिज ऊर्जा नियत होती थी, मतलब संरक्षित रहती थी, और संवेग भी संरक्षित रहता था। इसमें क्या होगा, संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी मतलब गतिज ऊर्जा में हानि या लाभ कुछ ना कुछ तो होगा, और लाभ तो होना नहीं है, सीधा सीधा क्या होगा, हानि, क्योंकि जब दो वस्तुएं आराम से स्वतंत्रता पूर्वक जा रही थी तो उनकी अपनी गतिज ऊर्जा थी, जब टकराए हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि टकराने से वस्तुएं रुक जाती हैं थोड़ा सा, है ना, और गतिज ऊर्जा में उस समय क्या आती है, कमी आती है। तो उसी कितना कमी हुआ गतिज ऊर्जा में, उसी को हमको निकालना है। इसमें करना क्या है वो समझना, पेपर में तुम लोग दिमाग लगाना, जब दो वस्तुएं जा रही है अपने मन से स्वतंत्र पूर्वक जा रही है तो गतिज ऊर्जा दोनों की अपनी अपनी है, समझ लो हाई लेवल में है दोनों की गतिज ऊर्जा। लेकिन जब दोनों जाके एक दूसरे से टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगा। तुम लोग खुद सोचो, दो जने साइकिल में चल रहे हो आराम से, एक दूसरे के पीछे तो आराम से जा रहे हो, एक जने पीछे वाला जाके सामने वाला को ठोकेगा तो सामने वाला तो स्पीड में जाएगा, लेकिन पीछे वाले की गति थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में क्या आया, कमी आया। अब यहां पर दोनों जा रहे हैं, दोनों जाके टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद दोनों चिपक जा रहे हैं, और चिपकने के बाद एक v वेग से नियत वेग से वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके गतिज ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी, कमी होगी। और अप्रत्यास्थ संघट का जो मैं मेन लिखवाया हूं, रीजन भी वही है कि संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो शब्दों को बस समझो, अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है तो एक बार संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाओगे, दूसरे बार में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती तो कितने की हानि होती है उसको निकालेंगे। तो हानि कितने की हो रही है उसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि टक्कर के पूर्व वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, तो टक्कर के पूर्व जो की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा दोनों को निकालेंगे। और हानि देखना है तो पहले ज्यादा था तो ज्यादा से किसको घटाएंगे, कम को घटाएंगे, और वहां पर हमको निकल जाएगा। ठीक, हमको कभी भी प्रश्न में यह कंफ्यूजन मत होना कि हमको करना क्या है, प्रश्न कहता क्या है उसको समझो। और मैं उसी लिए लिखवा दिया हूं क्योंकि प्रत्यास्थ संघट में मैं पहले लिखवा दिया था कि गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा और संवेग भी संरक्षित रहेगा, तो पहले संवेग को निकाले फिर गतिज ऊर्जा को निकाले और हल कर दिए। इसमें बोल दिया है कि संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, तो संवेग संरक्षित रहेगा उसको पहले निकालेंगे, सिंपल। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी तो मतलब सीधी सी बात है हानि होगी, लाभ तो होना नहीं है। टक्कर में कभी भी किसी को फायदा होता नहीं है, दो वस्तुएं टकराती है तो फायदा होता है क्या, नहीं होता, हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। बस ये माइंड में बैठा के रखो, दो गाड़ी ठुकाएगा तब भी नुकसान होगा, हानि होगा, है ना, क्यों, खर्चा ज्यादा आएगा, आदमी को लगेगा वो अलग, तो हमेशा टक्कर में क्या होता है, हानि होता है, तो गतिज ऊर्जा में हानि होगी, उसी हानि को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो पहले हम लोग संवेग को देखेंगे, तो मान के चले हैं, सब चीज मान डाले हैं ना, हाँ, तो हम लोग सीधा करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अतः देखो कई लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, कई टीचर लोग क्या करते हैं, टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा निकाले, सॉरी, टक्कर के पूर्व संवेग निकालेंगे, फिर टक्कर के बाद संवेग निकालेंगे,
फिर उसके बाद लास्ट में निकालते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, और उसके बाद फिर एक साइड लिखेंगे टक्कर के पूर्व संवेग, टक्कर के बाद संवेग। तो उतना हमको लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम लोग सीधा करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, एक शब्द लिखेंगे टक्कर के पूर्व, टक्कर के बाद सीधा निकाल देंगे। अलग अलग से उसी को स्टेप बना बना के अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक। तो अतः हम लोग करेंगे क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या कहता है, क्या बोला, संरक्षण नहीं है, संरक्षण है। टक्कर के पूर्व संवेग बराबर, हाँ, टक्कर के बाद संवेग। अब देखो टक्कर के पूर्व संवेग कुल संवेग है ना, ये कुल संवेग है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। टक्कर के पूर्व संवेग तो इसका संवेग कि इसका संवेग, तो कुल संवेग करोगे तो इन दोनों का संवेग, और टक्कर के बाद कुल संवेग। और इसमें कुल संवेग देने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि टकराने के बाद तो दोनों वस्तुएं क्या हो गई, जुड़ गई, तो दोनों का एक ही संवेग बन जाएगा। तो टक्कर के पूर्व कुल संवेग, तो पहली वस्तु का संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणित उसका वेग, तो m1 प्लस m1 u1, तो m1 u1 हुआ, प्लस दूसरी वस्तु का कितना होगा, m2 u2, बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं तो चिपक गई, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, वह इसका वेग क्या हो जाएगा, समझे इतना। हम लोग क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में हानि निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा में हानि निकालोगे तो 1/2 mv² होता है, तो v का मान चाहिए हमको, तो यहीं से v का मान निकाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे, v को रखेंगे, इतना को ले जाएंगे इधर, तो ये सीधा सीधा कैसा होगा समझो, v बराबर हो जाएगा इतना m1 u1 प्लस m2 u2 बटे, ये इधर आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, समझे। इसको मानेंगे समीकरण 1। हो गया, समीकरण 1 माने। अब चूंकि हम लोग का गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है ना, तो हानि हो रहा है कि लाभ, उसको देखना है। हमको तो पता है हानि होता है, सीधी सी बात है। तो टक्कर के पूर्व अब इसी को अलग अलग निकालना है, क्योंकि अब गतिज ऊर्जा संरक्षित तो है नहीं, संरक्षित रहता तो दोनों को एक साथ करके निकालते, अब संरक्षित नहीं है तो इसलिए इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक। तो टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा, अब टक्कर के पूर्व गतिज कुल गतिज ऊर्जा ना, टक्कर के पूर्व, हाँ, कुल गतिज ऊर्जा। अब टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा कितना होगा, पहला वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, प्लस दूसरे का कितना होगा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर होगा। और उसके बाद निकालेंगे टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा, तो टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये दोनों का, तो 1/2 m के जगह में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 और v स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा में हानि, क्योंकि टकराव में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। तो हम लोग करेंगे गतिज ऊर्जा में हानि, है ना। हम लोग मान के चलते हैं, इसको मान देते हैं, टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या मान ले, k1, और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या मान ले, k2। तो गतिज ऊर्जा में हानि होगा, वो कितना का होगा हमको नहीं पता, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, डेल के। डेल के मतलब गतिज ऊर्जा में हानि हो रहा है, लेकिन कितने की हानि हो रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये वाला, हाँ हाँ, u1 और u2 चलो हो गया। अब गतिज ऊर्जा में हानि, कितने का हानि हो रहा है ये हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को k1 माइनस क्या करोगे, k2। k1 माइनस k2 क्यों किए, इसका कारण था क्योंकि टक्कर के पूर्व जो गतिज ऊर्जा होती है हमेशा ज्यादा होती है, और टकराने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और पहले की तुलना में गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रुकने जैसा हो जाता है। और दो चीज टकराता है तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है।
तो इसलिए गतिज ऊर्जा में हानि डेल के बराबर के वन माइनस क्या करेंगे के टू। तो डेल के बराबर मान रखोगे, के वन का मान रखोगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस के टू का मान रखोगे कितना 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v2 का v का स्क्वायर। उसके बाद ये जो v का मान लाए हो इसी मान को यहां पर रखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में आगे, अच्छा हमको चित्र का तो जरूरत नहीं है, हमको खाली उसका जरूरत है। सबको झंडी मुंडी का, अच्छा ये सूत्र का जरूरत है। इस सूत्र में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस यहां पर वी डालना है, धुंधला धुंधला पूरा करना है बस। और एक उसको लास्ट इसको बचा के रखना, अब इसका भी जरूरत नहीं है। सकदारी है वो, लेकिन आने ताने बता दिया गया हो जाएगा। चप। अब देखो यहीं से हम लोग का देखो बड़ा बनेगा अब ना, बड़ा मतलब समोसा बड़ा वाला बड़ा नहीं, कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल ये इसका जो कैलकुलेशन है वो बड़ा बनेगा, है ना, वो दार वाला बड़ा नहीं। डेल के बराबर क्या होगा देखो, सब में से मैं क्या करूंगा 1/2 को बाहर निकाल दूंगा, है ना, टेटरहा है, 1/2 को बाहर निकाल दो, अंदर में बचेगा m1 u1 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस, और उसके बाद m1 प्लस कितना m2 कोष्टक में और v का स्क्वायर, ऐसी है। बड़े मजा थे। डेल के 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और v स्क्वायर का मान ये वाला ले जाके पटक दो, तो ये तो v है और ये v का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, हाँ तो इसका भी स्क्वायर रख देंगे। चलो तो हम लोग रखेंगे यहीं पर गुणित में, v का स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 पूरे का वर्ग, और नीचे में क्या होगा m1 प्लस m2 इस पूरे का वर्ग। तो यहां से एक ठो कट जाएगा तो एक ठो बचेगा, क्योंकि घात कितना है 2। डेल के बराबर m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर, ये खत्म इसके साथ m1 u1 प्लस m2 u2 पूरे का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा हम लोग का m1 प्लस m2, एक लौता बच जाएगा। ले समझे इतना। अब देखो हाँ ओतिक फैकल तुम देहत नहीं है, एतिक दरवाजा बंद करा ना, खुसर जाए कुछ जानदारी है, समझे क्या हो बबुई लोग। अब देखो एक साथ दो दो काम करेंगे, हमारी शक्ति नहीं है लेकिन हम करेंगे। इसका गुणा इधर करके इसको हल करेंगे, और इसका वर्ग है तो इसको अलग हल करेंगे, फैलाएंगे, है ना। देखो इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो m1 u1 का स्क्वायर इंटू m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 प्लस इसका इसके साथ करोगे तो m2 u2 का स्क्वायर अंदर में m1 प्लस m2 हो गया, माइनस के माइनस। अब इसको प्रसार करना है, फैलाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो m1 m2 का गुणा होगा, टंगा जाते, और इसका गुणा होगा u1 u2 का, हो गया, और b का स्क्वायर मतलब m2 u2 का होल स्क्वायर, पुस्तक बंद। और इसका गुणा इन दोनों में कर डाले हो तो सबका लघुत्तम क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा कोष्टक कौन खींचेगा,
मैं तो नहीं खींचूंगा। तो हम लोग डेल के करेंगे 1/2 और इसी m1 m2 को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, निकल गया। अब गुणा कर दो, रिमंज दो, इसका गुणा इससे करोगे तो m1 का स्क्वायर और u1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस ये हो जाएगा m1 m2 और u1 का, समझे? इसका इससे किया तो m1 का स्क्वायर और u1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो m1 m2 और u1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका कर दो तो इसका भी m1 m2 u2 का स्क्वायर होगा, जमा के लिख दो m1 m2 u2 का स्क्वायर, प्लस इसका इसके साथ करोगे तो m2 m2 का स्क्वायर हो जाएगा, m2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर होगा वाह, माइनस का माइनस। अच्छा, इसको कोष्टक में रखना एक और, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होना है। हमेशा याद रखना, माइनस के बाद जो भी संख्या लेते हो ना उसको कोष्टक में रखना, मैं भूल जाऊं तब भी मेरे को चिल्ला के रखवाना है ना, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होना रहता है। सर्वाकार कोष्टक है, क्योंकि छोटा कोष्टक ले चुका हूं मैं, बड़ा कोष्टक वहां ले चुका हूं, इसलिए हाँ अपना कोष्टक। अब इसको थोड़ा सा हल करो, माइनस का गुणा इधर करोगे तो माइनस m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर होगा, होगा ना, माइनस का गुणा यहां करोगे तो -2 m1 m2 u1 u2, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, जो कटेगा उसको कटाएंगा, जो नहीं कटेगा उसको बचाएंगा। m1 u1 प्लस m1 u1 माइनस, खत्म, ये खत्म, ये खत्म ना, अगला बार में साफ सुथरा लिख पाएंगे ना। चलो इतना नोट करो, फिर आगे इसमें और है, पढ़ोगे उस टाइम। हो गया, हाँ जी। अब देखो इसी में मान को रखते जाना है, अब हल करेंगे, जो कटेगा कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उससे नैन लड़ाएंगे। अब देखो यहां से ये और ये, अब ये, अब ये झंडी मुंडी कट गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डेल के बराबर 1/2, अंदर में m1 प्लस m2, बाहर में है, अंदर में क्या बचेगा m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस ये m1 m2 u2 का स्क्वायर माइनस वहां बचेगा 2 m1 m2 u1 u2 बचा। हम थोड़ा अक्तिहा होशियार हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से m1 m2 m1 m2 m1 m2 सब में कॉमन है, सब में से m1 m2 बाहर निकाल के यहां पर रख देते हैं, तो m1 m2 हम लोग बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बचा u1 का वर्ग u2 का वर्ग -2 u1 u2। अब ये सूत्रम बाबा दिखा, a का वर्ग -2 ab प्लस b का वर्ग, तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो इसी को जमा के लिखेंगे अगले में। अब इनका रोल खत्म है ना, तो ये हो जाएगा डेल के बराबर m1 m2 बटे 2 m1 प्लस m2, है ना, यहां पर हम लोग का हो जाएगा u1 माइनस u2 पूरे का क्या होल स्क्वायर। समीकरण एक भी नहीं माने है ना, इसी कौन सा v वाले को, v वाला को पहला माने हो ना, हाँ तो इसको दूसरा मानो। आई? अब देखो गतिज ऊर्जा में हम लोग को हानि देखना था, कैसा हो रहा है हानि। अब देखो चूंकि u1 माइनस u2 है ना, कैसी राशि होगी धनात्मक, क्योंकि इसमें क्या लगा है वर्ग लगा है, तो धनात्मक राशि है। अब समझो, एक सेंस समझो यहां पर, इसमें m1 m2 दोनों में से कोई भी बड़ा हो, गुणा होगा धनात्मक होगा, यहां पर m1 को बड़ा कर दो, m2 को बड़ा छोटा कर दो, या m2 को बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, धनात्मक होगा। यहां पर u1 को बड़ा रखोगे, u2 को छोटा रखोगे, तो बड़े से छोटा घटाओगे तो प्लस में आएगा।
अगर U2 को बड़ा रखते हो, U1 को छोटा रखते हो, तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस में। लेकिन वर्ग लगा है तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें किसी को भी बड़ा छोटा रखो, चाहे पहला द्रव्यमान को बड़ा दूसरा द्रव्यमान को छोटा, चाहे पहला वेग को ज्यादा दूसरा वेग को ज्यादा, कुछ भी करो, पूरा हम लोग का टोटल सब चीज क्या हो जा रहा है? धनात्मक हो रहा है। और चूंकि इसका वर्ग लगा है तो धनात्मक राशि है, अतः डेल के कैसा होगा? धनात्मक होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में होने वाली हानि कैसी होगी? धनात्मक होगी। ठीक होगी। अतः यहीं पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा में क्षय, गतिज ऊर्जा में क्षय या हानि जो भी लिखो, कैसा होगा? धनात्मक होगा। और यह जो क्षय है, मतलब ऊर्जा का जो हानि है, यह किस रूप में बाहर निकलेगी? तो वस्तु में टक्कर होता है तो क्या क्या ऊर्जा बाहर निकलती है? एक प्रकाश ऊर्जा, अगर ज्यादा जोर से टकराता है, कुछ भी ब्लास्ट व्लास्ट होता है तो प्रकाश ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा, क्योंकि टकराता है तो आवाज तो देता ही देता है, और उसमें ऊर्जा, आग वाग लग गया तो, है ना। तो गतिज ऊर्जा में क्षय धनात्मक होगा। और यह क्षय, गति कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा, इस रूप में बाहर निकलती है। इस रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है, या क्या कह सकते हैं? परिवर्तित होती है। इसको अलग से लिख लेना ना, इसको अलग से नोट पॉइंट बना के लिख लेना बस। हमको गतिज ऊर्जा में क्षय तो मान लिए हैं, नहीं मानोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मान के चलते हैं हम लोग होशियार हैं। यहां पर लिख देता हूं ना, चलो समीकरण 2, समीकरण 2 से ये चलो मान लिए। अब कुछ करा, मैं ईमानदार यहाँ तो मानित बला गई। ठीक कहते गुलशन भैया। चलो नोट करो, इतना हो गया।